जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। आप जानते हैं दोस्तों कि हम बिहार स्पेशल क्वेश्चन को लेकर एक सीरीज चला रहे हैं जिसका ये तीसरा भाग है, बिहार समान ज्ञान भाग 3। इसके पहले के 2 भाग हम अपलोड कर चुके हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, तो आप इसमें भी जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक भी किया करिए, जिससे हमारे वीडियो की रीच लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देख सकेंगे। और सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल का सपोर्ट भी करिए। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का बिहार समान ज्ञान का भाग तीसरा। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ये बताइए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा। तो अगर आप आंसर नंबर दूसरा, इसका जो ऑप्शन बी है, इसे टिक करेंगे तो ये आंसर पूरी तरह से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। तो आम की प्रजाति जो बिहार में ही उपजाई जाती है, इसे बहुत जगह देखा तो इसमें सफ़ेदा ऑप्शन जो आ रहा है, ये सफ़ेदा ऑप्शन ही इसमें सही माना जाएगा। हालांकि जो है जर्दालू आम की एक प्रसिद्ध किस्म भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में भी, भागलपुर ज़िले में भी उपजाई जाती है, इसे भी याद रखिएगा। जर्दालू आम की प्रसिद्ध किस्म कहाँ उपजाई जाती है? भागलपुर ज़िले में। और आम की प्रजाति जो केवल बिहार में पाई जाती है वो है सफ़ेदा। ये सब आम की प्रजातियाँ दशहरी, जर्दालू, लंगड़ा और सफ़ेदा, ये आप जानते ही होंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो आप जानते हैं बिहार में बहने वाली नदियों में किसका जो उद्गम स्थान अमरकंटक है? तो याद रखिएगा, अमरकंटक जो उद्गम स्थान है वो सोन नदी का है। याद रखिएगा, सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक में है और सोन नदी बिहार में बहती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। अगर संपूर्ण बिहार राज्य की बात की जाए, भौगोलिक स्थिति की बात की जाए, तो संपूर्ण बिहार राज्य कहाँ स्थित है? संपूर्ण बिहार राज्य मैदानी क्षेत्र में स्थित है। गंगा का मैदानी क्षेत्र से कहते हैं, तो मैदानी क्षेत्र में संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। अगर आप ऑप्शन ए टिक करेंगे तो ये पूरी तरह सही होगा। आगे चलते हैं। आगे कौन सा है? हाँ, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है वो है बरौनी में। बरौनी में तेल शोधनशाला है, यही तेल शोधक का कारखाना है जो बिहार में है। और ये कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1964 में। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये परिचालन किया जाता है इसका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा इसका परिचालन किया जाता है। तो क्या बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है बरौनी में है और इसका जो परिचालन किया जाता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है। 1964 से यह कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो बिहार की जो कोसी नदी है, जिसे हमने बिहार का शोक बताया, इसी पर ही बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। ये बहुउद्देशीय परियोजना कब शुरू की गई थी कोसी नदी पर? 1953 में इस बहुउद्देशीय परियोजना को शुरू किया गया था। और उस समय इसमें लागत कितनी आई थी? 86 करोड़ रुपए की लागत आई थी। तो जो कोसी बहुउद्देशीय परियोजना है 1953 से चलाई जा रही है और उस समय इसमें बनाने में 86 करोड़ की लागत आई थी। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो हमें इसमें लगाना है मखान या मखाना कहते हैं, जो व्रत में खाया जाता है। मखान मेवा में रहता है, मखाना या मखान। तो इसकी जो खेती है इसमें बिहार सबसे अग्रणी है। ये कहा जाए कि भारत का लगभग 80 से 90% जो मखाना है वो बिहार में ही पैदा होता है। और बिहार के कौन कौन से ज़िले जो हैं मखाना के लिए प्रसिद्ध हैं? दरभंगा,
दरभंगा के साथ मधुबनी, सुपौल, समस्तीपुर और आसपास के जो कुछ ज़िले हैं वो मखाना की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मखान या मखाना कहते हैं इसे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, बिहार में कौन सा नगर? डालमिया नगर जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ये डालमिया नगर कहाँ पड़ता है? ये बिहार के रोहतास ज़िले में पड़ता है। याद रखिएगा, रोहतास ज़िले में डालमिया नगर पड़ता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो ये जो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है ये हाजीपुर में स्थित है। याद रखिएगा, हाजीपुर में स्थित है। पहले जो पूर्व रेलवे था उससे धनबाद, मुगल सराय और दानापुर को अलग करके पूर्व मध्य रेलवे बना दिया गया, और जो हाजीपुर है यहाँ पर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बना दिया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन कराया कौन सा? मखान की खेती के लिए कौन सा राज्य अग्रणी है देश में? तो बिहार राज्य अग्रणी है देश में। बिहार में पूरे देश में जितना मखाना होता है उसका 80 से 90% अकेले बिहार में पैदा होता है। और कौन कौन से ज़िले हमने बताए थे आपको मखाना उत्पादन के लिए? मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, समस्तीपुर और आसपास का कुछ क्षेत्र। नेक्स्ट पर चलते हैं। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस ज़िले में है? तो जो ककोलत जलप्रपात है वो बिहार के किस ज़िले में? नवादा ज़िले में स्थित है। नवादा ज़िले में ककोलत जलप्रपात स्थित है। और ये किस नदी पर है? ये भी याद रखिएगा, करमान शाह नदी पर है। किस नदी पर है? करमान शाह नदी पर ककोलत जलप्रपात है जो नवादा ज़िले में है। बहुत ही मनोहर दृश्य इस ककोलत जलप्रपात का, आप जाइएगा कभी ज़रूर देखिएगा। और हम ऐसा करेंगे कि बिहार के जैसे जलप्रपात हैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, बिहार स्पेशल क्लास करके या बिहार स्पेशल जीके करके, कुछ भी जो भी होगा एक प्लेलिस्ट बना देंगे। उसमें बिहार के जैसे जलप्रपात हो गए, बिहार की नदियाँ हो गई, उन सब के बारे में हम जानकारी एक एक टॉपिक वाइज डाल देंगे। तो दोस्तों ये जो हम बिहार स्पेशल पढ़ा रहे हैं, आपके बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होते हैं, BSSC एग्ज़ाम, बीपीएससी में टीचर्स का एग्ज़ाम निकला है, और जो वहाँ राज्य स्तरीय परीक्षा होती हैं उन सभी में आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचे। और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली करिए ही करिए। तो अब हाँ, उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा, तो जो नए वीडियो आएंगे उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिहार के अगर सबसे पूर्वी भाग की बात की जाए तो जो कटिहार है वो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। पूर्वी भाग में किससे लगता है कटिहार? कटिहार लगता है पश्चिम बंगाल से, क्योंकि बिहार का जो अगर हम बात करें किसका बात करें, जैसे ये बिहार हो गया तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो यहाँ पे नॉर्थ में जो है बिहार की सीमा किससे टच करती है? नेपाल से, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ईस्ट में किससे? पश्चिम बंगाल से। साउथ में किससे? झारखंड से, यानी दक्षिण में झारखंड से। और वेस्ट यानी पश्चिम में उत्तर प्रदेश से बिहार की सीमा टच करती है। तो सबसे पूर्वी जिला जो है बिहार का वो है कटिहार, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो बिहार में जो झील स्थित है उसका नाम है अनुपम झील, याद रखिएगा। अनुपम झील बिहार में स्थित है। सांभर झील कहाँ पर है? ये तो राजस्थान में, आप सभी जानते हैं, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। तो ये जो अनुपम झील है ये बिहार में स्थित है। हम बिहार में जब बिहार स्पेशल क्लास में नदियों ये सब वगैरह बनाएंगे तो झीलों का भी एक टॉपिक डाल देंगे, आप याद रखिएगा, आपको अपडेट होता रहेगा टाइम टाइम पर। और नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? याद रखिएगा, जो नालंदा विश्वविद्यालय था किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय अपने बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, याद रखिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय इसलिए बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को।
नेक्स्ट पर चलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? ये मुसलमान और मुग़ल दो बार लग गया, ये एक ही बात है, तो कुछ भी मान लीजिए, कुल मिला के मुग़ल या मुस्लिम ही थे। या अगर देखा जाए तो मुग़ल में कौन थे? तुर्क जो मुस्लिम थे वो थे, क्योंकि जो बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। कहा जाता है कि लगभग 3 माह तक नालंदा विश्वविद्यालय में आग जलती रही, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर इतनी पुस्तकें विद्यमान थीं। और ये कब बख्तियार खिलजी ने जलाया था नालंदा विश्वविद्यालय को? 1199 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। तो बिहार में वैसे तो बहुत सारे अंग्रेज यात्री आए हैं, लेकिन अगर प्रथम यात्री की बात की जाए तो ये थे रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच कब आए थे बिहार में आए थे ये 1885 से 87 के बीच आए थे ये बिहार में, याद रखिएगा। तो रॉल्फ फिच बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। इसके अलावा एडवर्ड टेरी, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, मनुची वगैरह ये सब लोग बिहार में आए थे, लेकिन पहले जो आए थे वो थे रॉल्फ फिच। नेक्स्ट पर चलते हैं, अंतिम मौर्य सम्राट था। तो जो अंतिम मौर्य सम्राट था आप सभी जानते हैं, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृहद्रथ था। वृहद्रथ का अगर शासनकाल की बात करें तो 187 BC से लेके लगभग 180 BC तक, मतलब ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। और फिर वृहदत्त की हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है? वृहदत्त के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग वृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था। तो गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था वो था कौन? स्कंदगुप्त। ये इस जंदगुप्त है, याद रखिएगा, इसे सही कर लीजिएगा। क्या होगा इसका सही अगर लिखा जाएगा तो स्कंदगुप्त लिखा जाएगा, स्कंदगुप्त। इन्होंने कब पराजित किया था हूणों को? तो इसके बारे में जानकारी हमें मिलती कि 466 ईस्वी में इन्होंने हूणों को पराजित किया था। कब किया था? 466 ईस्वी में इन्होंने हूणों को पराजित किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। आप जानते हैं कि मगध मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। तो बिंदुसार जो थे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, किस संप्रदाय के थे? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। और स्कंदगुप्त को क्या कहा जाता है? अमित्रघात भी इन्हें कहा जाता है, अमित्रघात भी कहा जाता है इन्हें, बिंदुसार को, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के जो शिलालेखों में भाषा प्रयुक्त की गई है वो पाली जो भाषा है वो प्रयुक्त की गई है। और अशोक के, ये प्रश्न बहुत बार आता है, याद रखिए कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो हम बताएंगे कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है इंडिका। इंडिका के बारे में किसने लिखी थी? इंडिका आप जानते हैं कि मेगास्थनीज ने लिखी थी, मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे। किसके राजदूत थे? यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन और वैभव का वर्णन मिलता है। और अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी चाणक्य ने, और इसमें राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? आप सभी जानते हैं कि अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश की वैसे स्थापना किसने की थी? वो अजातशत्रु के पिता बिंबिसार ने लगभग 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, इसे जो हर्यक वंश है इसे पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका?
तो याद रखिएगा अजातशत्रु अवंती राज्य को पराजित नहीं कर सका था। इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था, तो अवंती राज्य को पराजित नहीं कर सका था। नेक्स्ट पर चलते हैं। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो 6वीं सदी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी? ये वैशाली में थी। वैशाली में क्या नाम था? लिच्छवी जो गणराज्य था वही विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसने किया है? तो सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसने किया है? कोसी नदी ने किया है। और कोसी नदी अपना पथ परिवर्तन करती है, इसलिए बार बार अपना पथ परिवर्तन करती रहती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। हमने आपको पहला क्वेश्चन बताया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों से। याद रखिएगा, श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों में कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो जब बिहार के कुछ जिले पश्चिम बंगाल को दिए गए थे तो ये दिए गए थे पूर्णिया और मानभूम जिलों के कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। ये कब दिए गए थे? ये दिए गए थे 1956 में। किस अधिनियम के तहत? बिहार और पश्चिम बंगाल स्थानांतरण अधिनियम 1956 के तहत पूर्णिया और मानभूम के कुछ इलाके, पूर्णिया और मानभूम जिले के कुछ इलाके किसको दिए गए थे? पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। और हम बिहार के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में जान लेते हैं। नीतीश कुमार और फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों आज का ये जो क्विज है ये यहीं पर पूरा होता है। हम नेक्स्ट डे पर फिर हम आपके लिए क्विज लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए जिससे ये वीडियो उनके भी काम आ सके। तो दोस्तों हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो और सभी खुश रहें।